Hello everyone, my name is Manju Saraswat. Here I am again with the next topic, the strange case of Britain. इस वीडियो में हम जो ब्रिटेन के फॉर्मेशन की जो स्टडी है उसके बारे में देखेंगे कि क्या केस है, क्या केस स्टडी है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि एक्चुअली जो मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट है वो ग्रेट ब्रिटेन ही है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसी रिवॉल्यूशन के द्वारा, अचानक हुए रिवॉल्यूशन के द्वारा नहीं हुआ। इसका जो प्रोसेस, जो यूनिफिकेशन हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक लंबे प्रोसेस के द्वारा हुआ है 18वीं सेंचुरी से पहले। यहाँ पर आप इसमें मैप में देख भी सकते हैं अलग अलग जो कंट्रीज़ गिवन हैं। तो जो 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, और पहले जो इनकी आइडेंटिटीज़ थी वो किसके नाम से जानी जाती थी, अलग अलग अपने इनहेबिटेंट के अकॉर्डिंग ये लोग जाने जाते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, है ना। तो जो आपको इसमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये इनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ के द्वारा ये जाने जाते थे, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का, इसमें क्या है कि ये इनके पॉलिटिकल जो कल्चरल ट्रेडिशन थे अलग अलग स्टेट के, तो ये बिल्कुल डिफरेंट थे, एथनिक थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन है उसने धीरे धीरे इम्पोर्टेंस, पावर जैसे जैसे गेन की, तो उसने अदर जो आइलैंड के नेशंस थे उन पर पर अपना इन्फ्लुएंस जो है एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। और बहुत लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में जो मोनार्की थी उसको ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी कि देखेंगे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने जो पावर थी वो उससे, मोनार्की से पावर पार्लियामेंट ने छीन ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू यहाँ पर एक और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक जो एक्ट हुआ, कौन सा एक्ट था जो 1707 में हुआ, उसके थ्रू, उस एक्ट के थ्रू ये जो एक हो गए, ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन से इसमें, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये स्कॉट और इंग्लैंड के एक होने से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, वास्तव में क्या है कि यहाँ पर इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड ने अपना दबदबा बना लिया किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो जो थी किसके द्वारा डोमिनेट की जाती थी, वो की जाती थी इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा। और जैसे इनकी जो ग्रोथ थी, ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी का मतलब था कि जो स्कॉटलैंड के डिस्टिंक्टिव कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उनको सबको दबा दिया गया था। और कैथोलिक क्लेंस जो थे उन्होंने जैसे ही अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो उसको भी टेरिबली रिप्रेस कर दिया गया। तो जो स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे उनको एक्चुअली मना था कि वो अपनी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, वो अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे, है ना। और उनको बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को तो वहाँ से, उनकी जो होमलैंड था उनसे वहाँ से भगा दिया गया। तो ये किस तरीके से स्कॉटलैंड को इसमें इंग्लैंड में शामिल किया गया, किस तरीके से इसने अपना इन्फ्लुएंस रखा, किस तरीके से पावर गेन करते हुए ये दोनों कंट्री के फॉर्मेशन से ग्रेट ब्रिटेन बना। अब उसमें और दूसरे किस कंट्री को इंक्लूड किया गया वो हम देखेंगे। कि यहाँ पर आप देखिए कि वह जो कंडीशन स्कॉटलैंड में हुई कुछ कुछ वैसा ही था आयरलैंड के साथ भी हुआ। यहाँ पर जो दो ग्रुप थे, जो रीजनल ग्रुप थे, जो रिलीजन था यहाँ पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का था, तो इन दोनों दो ग्रुप में ये कंट्री डिवाइडेड था। तो यहाँ
यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ की इंडिया में सेम कंडीशन वहाँ पे कि दोनों ग्रुप में आपस में क्या डिस्प्यूट्स करवा दिए, है ना। तो डिस्प्यूट्स कराने के बाद क्या हुआ कि इंग्लिश ने हेल्प की किसकी, प्रोटेस्टेंट की, है ना, उनका डोमिनेशन सेटअप करने के लिए। लेकिन अब इसमें हुआ क्या कि इंग्लिश ने अपना कंट्रोल किया, जैसे कि अब यहाँ पर द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू establish their dominance over a largely कैथोलिक कंट्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट के बारे को भी शामिल किया था इसमें कि दो ग्रुप में आपस में डिस्प्यूट कराने के बाद क्या हुआ कि जिसकी हेल्प की उसके ऊपर भी इन्होंने डोमिनेट सप्रेस कर दिया उसको, कैथोलिक को। रिवॉल्ट डोमिनेंस वर्ड सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट। इसके बाद क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड को फोर्सिबली इसमें शामिल कर लिया गया 1801 में। एंड द न्यू ब्रिटिश नेशन जो था वो किस तरीके से इंग्लिश कल्चर जो था उसको प्रमोट किया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन हैड अ न्यू सिंबल लाइक द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ये द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब एक्टिवली प्रमोट कर दिए गए ना। ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली अ सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन एज यू आर सीइंग, कि ये जो तीनों को मिला के क्या कर दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन को बना दिया गया। और फिर यहाँ पर लेकिन जो डोमिनेशन रहा वो किसका रहा, डोमिनेंट किसने किया, वो किया इंग्लैंड ने, है ना। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स के साथ यहाँ पर जो डोमिनेशन रहा है वो किसका रहा है, इंग्लैंड का। तो दैट इज़ द डिफरेंट, यानी स्ट्रेंज केस स्टडी है रियली। यहाँ पर कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है जिसके थ्रू, ये एक लॉन्ग प्रोसेस रहा है जो अदर दूसरे आइलैंड कंट्रीज़ जो थे उनको किस तरीके से इंग्लैंड ने अपने में शामिल करके ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ऑफ ब्रिटेन तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन की, यानी कि लोगों का दृष्टिकोण क्या था, नेशन को किस तरीके से देखते थे, है ना। तो वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।